नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन में जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों की हम बात करेंगे और राजस्थान को लेकर के इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें केवल राजस्थान से संबंधित जो भी पंचायती राज के प्रावधान हैं हम उनकी बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992। इसकी यदि हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 73वां संविधान संशोधन जो है ये जब पारित हुआ तो उस समय हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो थे शंकरदयाल शर्मा। शंकरदयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति थे और इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव। और ये जो बिल था ये बिल लोकसभा से पारित हुआ था 22 दिसंबर 1992 और राज्यसभा से ये पारित हुआ था 23 दिसंबर 1992 और राष्ट्रपति ने इसका अनुमोदन किया था। अनुमोदन हुआ ये राष्ट्रपति के द्वारा 20 अप्रैल 1993 और भारत में ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी कारण जो 24 अप्रैल की जो तिथि है 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसमें यदि हम देखें अनुच्छेद भाग अनुसूची और विषय, तो ये सारी की सारी जो क्या है इसकी फैक्चुअल जानकारियाँ तथ्यात्मक जानकारी है कि भाई 73वां जो संविधान संशोधन है उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए 73वें संविधान संशोधन समय राष्ट्रपति कौन थे तो आपको उत्तर रहेगा शंकरदयाल शर्मा। प्रधानमंत्री आप जानते हैं PV नरसिम्हा राव। और लोकसभा से पारित होने की जो तिथि है वो है 22 दिसंबर 1992। फिर राज्यसभा से 23 दिसंबर को पारित हुआ। राष्ट्रपति ने इसका अनुमोदन किया है 20 अप्रैल 1993 को और पूरे भारत में ये लागू हुआ है 24 अप्रैल को। इसी कारण 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और 73वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था जिसे कहते हैं भाग 9। और भाग 9 जो है इसकी जो हेडिंग है वो है पंचायतें। ध्यान रखिएगा भाग 9 जो है इसको पंचायतें कहा गया है या इसकी हेडिंग पंचायतें। दूसरा इसमें जो अनुच्छेद है अनुच्छेद इसमें 243 से 243 ओ 243 से 243 ओ तक इसमें अनुच्छेद है। तो आप देखो आपसे इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कुल इसमें कितने अनुच्छेद हैं तो 243 से 243 ओ 15वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो हम क्या है सीधा सोच लेते हैं कि 15 है टोटल अनुच्छेद होंगे लेकिन एक 243 खुद भी है तो कुल जो अनुच्छेद हैं वो है यहाँ 16 है 16। और इस भाग को रखा गया है अनुसूची 11 के अंदर और इसमें जो कुल विषय हैं वो है आपके 29। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हैं जो आप ध्यान रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन है इसके अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान है। तो आप देखें इसमें 243 तो कोई भी विधेयक होता है तो उसमें सबसे पहले जो है परिभाषाएं दी जाती है। तो यहाँ भी अनुच्छेद जो 243 है इसमें परिभाषाएं हैं। ठीक है, ये जो परिभाषाएं हैं ये हमें बताती है कि भाई जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा हम किसे कहेंगे,
पंचायत जो क्षेत्र है, पंचायत क्षेत्र का क्या मीनिंग रहेगा, तो ये परिभाषाएं हैं आपके 243 के अंदर। तो ग्राम सभा जो है ये देखो हमारे बहुत सारी पीएससी में ये प्रश्न पूछा गया कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि ग्राम सभा की जो परिभाषा है वो किसमें, अनुच्छेद 243 के अंदर। अब ग्राम सभा कहते किसे हैं, तो आप देखो कि एक गांव या गांव के समूह, गांव या गांवों के समूह में पंजीकृत जो व्यक्ति हैं, पंजीकृत जो व्यक्ति हैं, इनका जो समूह होता है ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। ये मिलकर के ग्राम सभा बनाएंगे संबंधित पंचायत क्षेत्र की। संबंधित पंचायत क्षेत्र का मतलब है कि ये जो पंचायत क्षेत्र है जिसमें एक आपके ग्राम पंचायत शामिल रहती है, तो एक ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी पंजीकृत जो मतदाता है या व्यक्ति है वो सारे मिलकर के गठन करते हैं किसका, ग्राम सभा का। ग्राम सभा का गठन करते हैं। तो ग्राम सभा की परिभाषा रही और ये है कहाँ पर, आपके 243 में है, ये 243 अनुच्छेद के अंदर। फिर 243 ए, 243 ए जो है इसमें क्या रहेगा, 243 ए में ग्राम सभा के कार्य और ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं। प्रश्न है ग्राम सभा के कार्य कहाँ हैं, तो ग्राम सभा के कार्य आप करेंगे 243 ए में, जबकि ग्राम सभा की जो परिभाषा है वो है 243 के अंदर। अब ग्राम सभा के कार्य क्या होंगे या ग्राम सभा की शक्तियाँ क्या होगी, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों ही चीज़ें निर्धारित की जाती है राज्य विधानमंडल के द्वारा। राज्य विधानमंडल जो है, विधानमंडल किसे कहेंगे, विधान सभा और विधान परिषद दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से कहलाते हैं विधान मंडल। तो ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 243 ए के अंदर, और विधानसभा के ग्राम सभा के कार्य क्या रहेंगे या इसकी शक्तियां क्या रहेगी, इसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई ग्राम सभा के जो कार्य हैं या ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ऑप्शन बाय राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और आपके उत्तर है विधानमंडल, या राजस्थान के संदर्भ में विधानसभा शब्द आएगा केवल, तो हमारा उत्तर रहेगा विधानमंडल। तो ये आपके अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में वर्णन हमें मिलता है। फिर 243 बी में यदि हम देखें तो आप देखते हो कि 243 बी में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत मध्यवर्ती स्तर व जिला स्तर पर पंचायतें होगी। ये बात है प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक राज्य में गांव के स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर और जिले के स्तर पर क्या रहेगी, पंचायतें होगी। ये जो बात है ये बात है आपके कहाँ पर, अनुच्छेद 243 बी के अंदर। अब दूसरी बात ये है कि मध्यवर्ती जो स्तर है, मध्यवर्ती स्तर को लेकर के एक कंडीशन है, एक शर्त है कि मध्यवर्ती स्तर उन राज्यों में नहीं होगा जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से क्या हो, कम हो। यदि कोई राज्य है उसमें जो जनसंख्या है, यदि किसी राज्य की जो जनसंख्या है वो यदि 20 लाख से यदि कम है, तब उस राज्य के अंदर मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। ये हम बात कर रहे हैं आपके अनुच्छेद 243 में। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिले के स्तर पर पंचायतें होगी, लेकिन मध्यवर्ती स्तर जो है यहाँ यदि उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ये स्तर वहाँ नहीं होगा। लेकिन राजस्थान में हम देखते हैं कि ये जो तीनों स्तर है
तीनों ही स्तरों पर पंचायतों का गठन किया गया है। तो ये आपके 243 बी की बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमने बात कर ली है 243 में क्या है, 243 बी में क्या है और 243, अब हम बात करते हैं 243 सी में क्या है। तो आप देखें कि 243 सी जो है, इस अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो यहाँ पंचायतों की संरचना के बारे में बात है। पंचायतें जो है इनकी संरचना क्या होगी, किस प्रकार से पंचायतों की संरचना होगी, इसके बारे में वर्णन है 243 सी में। अब यहाँ यदि हम बात करें तो ये कहा गया है कि प्रत्येक स्तर की पंचायत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। 243 सी में लिखा है कि प्रत्येक स्तर की पंचायत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो अब आप देखो कि प्रत्येक स्तर की पंचायत का मतलब क्या है कि प्रत्येक स्तर की पंचायत में जब हम देखें तो 3 स्तर हमने देखे, एक तो गांव के स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर और जिले के स्तर पर। ठीक है, तो इनके जो इस स्तर की जो पंचायतें हैं इसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो है इसकी यदि हम बात करें तो आप देखो कि जो जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत को हम देखते हैं कई वार्डों में बांटा जाता है। इसी प्रकार से मध्य स्तर जो है वहाँ भी हम देखते हैं कई वार्ड होते हैं। इसी प्रकार से जो जिले के स्तर की जो पंचायत है जिसको हम जिला परिषद कहेंगे, तो वहाँ भी हम देखते हैं कई वार्ड बने हुए हैं। तो ये जो वार्ड हैं इसी को क्या कहा गया है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कहा गया है। जैसे आप देखें कि ये हमने देख लिया कि ग्राम के स्तर की जो पंचायत है इसमें हमने देखे कि भाई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे ये पूरा गांव है इसका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हो गया। अब हमने देख लिया कि इसमें ये इस प्रकार से क्या है, कोई वार्ड वगैरह बने हुए हैं। जैसे हमने देख लिया ये ए वार्ड है, ये बी, ये सी, ये डी, ई और एफ, ये इस प्रकार से ये क्या बने हुए हैं, ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं। तो अब यहाँ के जो प्रतिनिधि होंगे, जैसे यहाँ इस ई वार्ड ए का प्रतिनिधि है या डी का है या एफ का है ना, तो सभी के जो प्रतिनिधि हैं ये किस प्रकार से चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन से। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है इसकी यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि सीधा जो वोट है, सीधा वोट कौन करेगी, जनता। जब जनता सीधा वोट करती है तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब रहेगा कि प्रत्येक स्तर की जो पंचायत है, चाहे गांव के स्तर की है, चाहे मध्यवर्ती स्तर है या फिर जिले का स्तर का है, तो वहाँ क्या रहेगा कि इनको हम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देंगे जिसको हम वार्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हमने बांट दिया और वार्ड के स्तर का जो चुनाव है वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष। मतलब सीधा जो वोट है वो कौन करेगी, जनता सीधा वोट करेगी। ये जो बात है लिखी हुई है आपके आर्टिकल 243 सी के अंदर। फिर इसी आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि मध्यवर्ती व जिले, मध्यवर्ती और जिले के स्तर की जो पंचायत है, मध्यवर्ती और जिले की स्तर की जो पंचायत है, इसका जो अध्यक्ष है, ये देखो लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका जो अध्यक्ष है ये चुना जाएगा किसके द्वारा, इसके सदस्यों के द्वारा, इसके सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, एक तो मध्यवर्ती स्तर और जिले की स्तर की जो पंचायत है इसका जो अध्यक्ष होगा, जैसे मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायत है इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, आपके प्रधान जिसे हम कहते हैं, और जिले के स्तर की जो पंचायत है इसको हम कहते हैं जिला प्रमुख।
तो प्रधान और जिला प्रमुख जो है इसका जो चुनाव है वो किया जाएगा किसके द्वारा, इसके सदस्यों के द्वारा। तो अब जब सदस्य चुनाव कर रहे हैं तब इसे हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ये आपके अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या हो गया है, निर्वाचन हो गया है। ये लिखा हुआ है आपके 243C के अंदर। और इसी में ये बात है कि ग्राम स्तर की जो पंचायत है, ग्राम स्तर की जो पंचायत है, इसका जो अध्यक्ष है, ये बताएं आप, इस पर इसका जो अध्यक्ष है, इसका चुनाव कैसे होगा, कौन तय करेगा। तो इसका जो अध्यक्ष है, इसका जो चुनाव है, चुनाव की जो रीति है या चुनाव का जो तरीका है, ये तय किया जाएगा किसके द्वारा, विधान मंडल के द्वारा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, विधान मंडल इसे क्या करेगा, तय करेगा। ठीक है, ग्राम स्तर की जो पंचायत है उसका अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष के चुनाव की जो रीति है वो तय की जाएगी विधानमंडल के द्वारा। जैसे राजस्थान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में विधानमंडल ने ये तरीका कैसा तय किया हुआ है, प्रत्यक्ष। ठीक है, और ये अध्यक्ष हम किसे कहते हैं, सरपंच को। सरपंच, सरपंच जो है, सरपंच का जो चुनाव है वर्तमान में वो कैसा हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन यदि विधानमंडल यदि चाहे तो इस चुनाव का जो तरीका है वो बदल भी सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो रहेगी आपके अनुच्छेद 243C के अंदर। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और यहाँ के जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे कैसे, प्रत्यक्ष। और मध्यवर्ती और जिले की स्तर की जो पंचायतें हैं वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो इनके सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। और ग्राम स्तर की जो पंचायत है इसका जो अध्यक्ष है, इसके चुनाव की जो रीति है वो तय की जाएगी विधानमंडल के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने देखा कि भाई 243C जो है इसमें क्या आपके प्रावधान रहे। अब आप देखो कि इनके जो अध्यक्ष हैं, जिसे हमने देखा कि मध्यवर्ती स्तर का जो अध्यक्ष है वो प्रधान होता है, जिले की स्तर की जो पंचायत है उसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है, और ग्राम के स्तर की जो पंचायत है उसका अध्यक्ष आपके सरपंच होता है। ठीक है, तो अगला जो हम राजस्थान से संबंधित जो वीडियो बनाएंगे वहाँ हम देखेंगे कि भाई सरपंच को कैसे हटाया जाता है, प्रधान को कैसे हटाया जाता है, और ये अपने त्याग पत्र वगैरह किसको देते हैं, और जो वार्ड है या जो वार्ड पार्षद हैं उनकी न्यूनतम जो संख्या वगैरह क्या होती है, जनसंख्या उनकी क्या रहती है एक वार्ड पंच के ऊपर, तो हम अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे। आज हम केवल इसके जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों की हम बात करेंगे, और राजस्थान में वो किस प्रकार से लागू है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो 243D की हम बात करें तो आप देखो 243D के अंदर बात है पंचायतों में आरक्षण की। भाई पंचायतों में आरक्षण किस प्रकार से रहेगा, तो इसमें एक संबंधित बात है SC व ST से, एक हम बात करेंगे महिलाओं की, और एक हम बात करेंगे पिछड़े वर्ग की। तो आप देखो कि जो आपका अनुच्छेद 243D है, अनुच्छेद 243D में ये लिखा हुआ है कि पंचायती राज में SC मतलब अनुसूचित जाति और ST अर्थात अनुसूचित जनजाति, ये जो हैं इनका आरक्षण रहेगा। इनका आरक्षण रहेगा किस अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। यहाँ आप ये बात ध्यान रखना कि भाई इनका जो अनुपात है वो किसके निर्धारित किया जाता है ना, कह देंगे राजस्थान सरकार के द्वारा या कह देंगे विधानमंडल के द्वारा। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। SC और ST का जो आरक्षण है वो निर्धारित है किसके अनुसार, इनकी जनसंख्या के अनुसार। भाई किसी भी स्टेट के अंदर इनकी जनसंख्या जो रहेगी, भाई किसी भी स्टेट में SC की जो जनसंख्या है उसी अनुपात में पंचायत राज में उनका आरक्षण रहेगा। जैसे राजस्थान में हम बात करें तो SC जो है इनका जो आरक्षण है वो कितना परसेंट, 16%, और ST जो है इनका कितना परसेंट, 12%। ये सभी स्टेट में एक जैसा नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये संबंधित है किससे, जनसंख्या से। जैसे हम बात करेंगे आगे चल करके अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर SC का आरक्षण नहीं है, SC का आरक्षण वहाँ लागू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ SC की जनसंख्या ही नहीं है।
तो 243D जो है वो पंचायत राज में आरक्षण की बात करता है, और इसमें ये कहा गया है कि SC व ST को जो आरक्षण है वो मिलेगा किस अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। और SC और ST की जितनी भी सीटें आएंगी उसमें आवश्यक रूप से 1/3 जो सीटें हैं वो रहेगी महिलाओं की। भाई SC और ST की जितने भी सीटें हैं उनमें से 1/3 जो सीटें हैं इन वर्गों की महिलाओं की रहेगी। ठीक है। दूसरी बात आप देखें कि पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है, पिछड़े वर्ग का आरक्षण अनिवार्य नहीं है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण है स्वैच्छिक, ये जो है ये अनिवार्य है, जबकि ये जो आरक्षण है ये आरक्षण है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का अर्थ क्या रहेगा? स्वैच्छिक का मतलब है कि राज्य का विधानमंडल यदि चाहे तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकता है, अन्यथा आरक्षण पिछड़े वर्ग को नहीं मिलेगा, जबकि इन वर्गों को आरक्षण मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इन वर्गों का जो आरक्षण है वो तो जनसंख्या के अनुपात में तो हो गया, लेकिन फिर इनको आरक्षण मिलेगा कैसे? तो आप देखो कि इनका जो आरक्षण है वो रहता है चक्रानुक्रम में। चक्रानुक्रम, या हम कह सकते हैं एलोटेड बाई रोटेशन। एलोटेड बाई रोटेशन मतलब रोटेशन के अनुसार या चक्रानुक्रम में इनको आरक्षण मिलता है। और जनसंख्या की बात हमने की है, जैसे आप देखें कि कोई भी पंचायत समिति है, कोई पंचायत समिति है, और आप देखो कि यहाँ मान लिया हमने इन्हीं अनुपातों को हम ले लेते हैं, जैसे SC का रह गया यहाँ 16%, तो हम एक इमेजिन करते हैं कि पंचायत समिति में हमने देख लिया कि सीटें कितनी है 50, और 50 में से 16 मतलब कितनी सीटें आ गई इनकी? 8। तो अब ये जो 8 सीटें हैं, जैसे हमने देखा कि भाई ये जो पंचायत समितियां हैं, ये पंचायत समिति हमने देख लिया कि भाई 1 2 3 4 5 7 यूँ करते 50। इसमें क्या है आपके ग्राम पंचायतें हैं इस पंचायत समिति के अंदर। तो अब आप देखो कि इन 50 जो ग्राम पंचायतों के अंदर टोटल जो सीटें मिलनी है SC को, वो कितनी मिलनी है? 8। तो यूँ तो यानी कि हम हमेशा ही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 और 8 में दे दें। तो ये क्या है कि रोटेशन चलता रहता है, पर्ची निकलती है कि भाई एक बार मान लो कि 1 में मिल गया, तो अगली बार जब हम देखेंगे तो 1 नंबर जो वार्ड है या 1 नंबर जो ग्राम पंचायत है उसको हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। फिर दूसरी बार मान लो कि 7 नंबर में आ गया तो 7 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आरक्षण है वो इनको मिलता है चक्रानुक्रम के अंदर, अलॉटेड बाय रोटेशन। ये इनका क्या रहता है? सिस्टम रहता है। ठीक है। दूसरी बात, जो महिला 1/3 रहेंगे उनको भी किस प्रकार से मिलेगा? चक्रानुक्रम के अंदर मिलेगा। अब ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सदस्यों की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें किस स्तर पर हो रही है? सदस्यों के स्तर पर हो रही है, चाहे ग्राम के स्तर की बात है, चाहे मध्यवर्ती स्तर है, चाहे जिले के स्तर पर है। तो ये जो सदस्य जो हैं, सदस्यों का आरक्षण जो है वो इस प्रकार से रहेगा। तो अब ये जो तीनों ही है, इन तीनों के जो अध्यक्ष हैं, इन अध्यक्षों का जो आरक्षण है वो किस प्रकार से होगा? तो अध्यक्षों का जो आरक्षण है वो होगा तो किस क्रम में? चक्रानुक्रम में रहेगा, या कोई और तरीका भी हो सकता है। इसका जो निर्धारण है, इसका निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा? विधान मंडल के द्वारा। विधानमंडल जो है वो अध्यक्षों के पद पर SC ST और महिला का जो आरक्षण है वो किस प्रकार से दिया जाएगा। यहाँ तो हमने देखा कि यहाँ तो सदस्य के स्तर पर तो कैसा है? चक्रानुक्रम में है, लेकिन अध्यक्ष के स्तर पर ये आरक्षण किस प्रकार से होगा? फिलहाल चक्रानुक्रम में ही है। अब विधानमंडल यदि चाहे तो इसको बदल भी सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देखें कि जो अध्यक्ष के स्तर पर जो आरक्षण है वो मिलेगा कितना। तो यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे कि संबंधित राज्य में SC और ST की जितनी जनसंख्या है, SC और ST की जितनी जनसंख्या है उतने अध्यक्ष संबंधित स्तर पर उनको मिलेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ST का 12%, तो ST ग्राम पंचायत के स्तर पर भी 12% होना चाहिए, मध्यवर्ती स्तर पर भी 12%,
और जिले के स्तर पर भी कितना रहेगा 12%, तो राज्य के स्तर पर भी वो कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। ठीक है, तो अध्यक्ष जो हैं ये भी राज्य के स्तर पर भी किस आधार पर रहेंगे, जनसंख्या के आधार पर रहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक हमने बात की है महिलाओं की, तो आप देखो कि जो महिलाएं हैं वो SC व ST में भी कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। और महिलाओं के लिए प्रावधान है कि सभी वर्गों के अंदर, चाहे वो OBC में है, चाहे EWS है, चाहे MBC है, चाहे आपके सामान्य वर्ग है, तो सभी वर्गों में जो महिलाएं हैं वो कितनी रहेगी, 1/3 होनी चाहिए। ये भी एक बात है। और महिलाओं को 50% आरक्षण देने का जो विधेयक है 110वां विधेयक है और वो अभी प्रस्तावित है 50% आरक्षण के लिए। तो महिलाओं का जो आरक्षण है वो रहेगा आपके 1/3 सभी स्तरों पर रहेगी। बात ध्यान में। तो ये हमने बात कर ली आपके अनुच्छेद 243D की। तो 243D की बात हुई। अब 243E। अब 243E में देखें तो यहाँ है पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि क्या रहेगी, तो हम पंचायतों की बात करें तो इसका मतलब है तीनों ही स्तर की जो पंचायतें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम के स्तर की है, चाहे वो मध्य स्तर की है, चाहे आपके जिले के स्तर की है। तो अवधि क्या रहेगी, तो आप देखो कि प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि, प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से कितना रहेगा 5 साल। जो प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि है उससे 5 साल तक कार्यकाल रहेगा पंचायतों का, चाहे वो गांव की है, चाहे मध्यवर्ती स्तर की है, चाहे आपके जिले की है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि यदि कोई किसी भी स्तर की पंचायत यदि पूर्व में विघटित हो गई है, तीनों स्तर की बात कर रहे हैं, यदि पूर्व में कोई विघटित हो गई है अर्थात 5 साल उसने कार्यकाल पूरा नहीं किया है, तब क्या किया जाएगा, तो आप देखो कि यदि विघटित हो गई है तो नई जो पंचायत बनेगी तो इसका कार्यकाल क्या रहेगा, इसका कार्यकाल क्या रहेगा, ये अपने अधिवेशन की नियत तिथि से 5 साल चलेगी, या फिर शेष बचा हुआ जो कार्यकाल है वो तय करेगी, या राज्य निर्वाचन आयोग है वो तय करेगा, या राज्य सरकार तय करेगी। तो आप ध्यान रखना कि अब यदि ये पहले ही विघटित यदि हो जाती है तो नई जो पंचायत बनेगी ये बनेगी आपके शेष कार्यकाल के लिए, शेष जितना भी कार्यकाल बचा हुआ है। जैसे मान लो कि ये 3 साल में विघटित हो गई है तो शेष कार्यकाल कितना हो गया 2 साल, तो शेष कार्यकाल के लिए ये पंचायत गठित होगी। और अब जो चुनाव है, चुनाव आपको कब करवाने होंगे, तो किसी भी स्तर की पंचायत का कार्यकाल पूर्व होने से 6 माह पहले, किसी भी पंचायत का कार्यकाल पूरा हो रहा है उससे 6 माह पहले आपको चुनाव करवाने होंगे। लेकिन कोई भी स्तर की पंचायत है और वो विघटित हो गई है, लेकिन विघटित वो जब हुई तब 6 महीने से ज़्यादा अवधि बची हुई नहीं है। जैसे ये मान लो विघटित हो गई और ये विघटित हुई 4 वर्ष 7 माह, 4 वर्ष 7 माह होगी, तो अब बची अवधि कितनी है, केवल 5 माह है। तो यदि बची हुई अवधि 6 माह या 6 माह से कम हो तब जो चुनाव है वो करवाए नहीं जाएंगे, फिर सीधे ही नई जो पंचायत है उसी का गठन किया जाएगा। तो ये आपके पंचायतों की अवधि की बात हुई है ना। तो प्रथम अधिवेशन की जो नियत तिथि है उसे कितना चलेगा 5 साल ये चलेगा। तो ये अवधि की बात रही है 243E के अंदर। जबकि डी में क्या है, आरक्षण है, सी में संरचना है, बी में हमने बात की थी क्या था कि लिखा हुआ था कि किसी भी राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिले के स्तर पर पंचायतों का गठन होगा। और ए में क्या था, ए में था ग्राम सभा के कार्य और शक्तियाँ,
और खाली 243 में हमने किसकी बात की थी? परिभाषाओं की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं 243 एफ की। अब 243 एफ जो है इसमें बात है किसके संबंध में? निर्योग्यताएं। निर्योग्यताएं क्या रहेगी किसी भी स्तर की पंचायत में चुने जाने के लिए? तो आप ध्यान रखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि निर्योग्यता जो है विधानमंडल तय कर सकता है। भाई निर्योग्यताएं क्या क्या रहेगी किसी भी स्तर की पंचायत के सदस्य बनने के लिए? तो इनका निर्धारण कौन करेगी? विधानमंडल करेगी। जैसे आप देखो कि हमारी पिछली जो सरकार थी उसने एक योग्यता लगा दी थी कि भाई 8वीं पास होना चाहिए, भाई सरपंच के लिए 8वीं पास होना चाहिए, और 8वीं पास यदि कोई व्यक्ति नहीं है तो वो क्या हो गया था? निर्योग्य हो गया था। लेकिन ये जो सरकार है इस सरकार ने उस प्रावधान को वापस हटा दिया। तो ये तय कौन करता है? विधानमंडल तय करता है कि सदस्य बनने के लिए क्या निर्योग्यताएं रहेगी। और एक इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी सदस्य को इस आधार पर, किसी भी सदस्य को इस आधार पर निर्योग्य नहीं ठहराया जा सकेगा कि उसकी आयु 25 वर्ष पूरी नहीं हुई है लेकिन 21 वर्ष हो चुकी है। मतलब 25 वर्ष आयु के आधार पर उसको निर्योग्य ठहराया नहीं जा सकता। अर्थात एक प्रकार से जो न्यूनतम जो आयु है किसी भी स्तर की पंचायत के सदस्य बनने के लिए वो आपकी क्या हो गई है? 21 वर्ष। मतलब 21 वर्ष से कम यदि आयु है तो ये एक प्रकार की क्या हो गई है? निर्योग्यता हो गई है। तो ये दो ही बातें लिखी हुई है। एक तो विधानमंडल तय करेगा कि सदस्य के लिए क्या निर्योग्यताएं हो सकती है, दूसरा कि उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। 100 साल के बाद भी कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए क्या है? आयु निर्धारित है कि भाई आप किस किस कैटेगरी से संबंधित हो, उनकी क्या है? अलग अलग आयु है, लेकिन सरपंच आप बन सकते हो। तो ये आपके पास एक चांस रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 243 एफ की बात हुई। इसके बाद हम देखते हैं 243 जी। तो आप देखें 243 जी में क्या है? तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व ये लिखे हुए आपके 243 जी के अंदर। और आप देखो कि जिसके पास भी शक्ति होती है हम क्या करते हैं? जी करते हैं, नहीं करते, है ना? तो यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे 243 जी जो है इसमें क्या है? बात है किसकी? पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात है। इसी प्रकार से आप भी ध्यान रख सकते हैं कि सी में संरचना है, जो 243 सी है उसमें हमने देखा पंचायतों की क्या रही है? संरचना रही है। ई अंग्रेजी में 5 में जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें 5 पे आता है। तो यहाँ क्या है? जो कार्यकाल है कितना रहेगा? 5 साल उनका रहेगा, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। बी में किसकी बात है? जो 243 बी है, बी में 3 की बात है। मतलब ग्राम के स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिले के स्तर पर क्या रहेगा? पंचायतों का गठन होगा। जबकि 243 ए में किसकी बात है? ग्राम सभा की बात है। ठीक है, ग्राम सभा। फिर हमने 3 स्तर देखे, फिर संरचना की बात की, फिर आरक्षण डी के अंदर। डी में क्या रहेगा? आरक्षण। ई में हमने क्या देख लिया? अवधि देख लिए। एफ में हमने क्या देख लिया है? एफ में कोई फर्जीवाड़ा नहीं करे, ऐसा आप ध्यान रख सकते हो, है ना? तो एफ में बात है किसकी? निर्योग्यता की बात है। अब जी, जिसके पास शक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं? जी करते हैं। तो यहाँ पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और बात है किसकी? उत्तरदायित्व की। लेकिन इनकी शक्तियाँ क्या रहेगी, इनके प्राधिकार क्या रहेंगे, इसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा? विधान मंडल करेगा, ताकि जो पंचायतें हैं, पंचायतों की स्वायत्तता बनी रहे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर 243 जी के बाद यदि हम बात करें तो 243 एच में यदि हम देखें तो यहाँ पंचायतों के द्वारा करारोपण
और कर वसूली, इस प्रकार की जो बातें हैं वो रहेगी कहाँ पर 243 जी में। और किस किस प्रकार के कर लगा सकती है, कौन सी वसूली वगैरह करेगी, ये जो बातें हैं ये बातें भी तय की जाती है किसके द्वारा, विधान मंडल के द्वारा। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। जी में शक्तियों की बात है, एच में किसकी बात है, करारोपण की बात है। अब अगला जो आर्टिकल हम देखने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 243 आई, या एच के बाद आएगा, सॉरी पहले 243 आई में यदि हम बात करें तो आप देखो कि आई जो है, आई बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्य वित्त आयोग का जिक्र कहाँ है। तो 243 आई जो है इसमें राज्य वित्त आयोग का जिक्र है। तो राज्य वित्त आयोग जो है इसका गठन, इसकी शक्तियाँ, इसकी संरचना, सदस्यों की योग्यता, रिपोर्ट और कार्य। राज्य वित्त आयोग को हम राजस्थान के संदर्भ में अगले वीडियो में अलग से देखेंगे हम कि भाई राजस्थान जो है इसमें क्या क्या प्रावधान किए हुए हैं, सबसे पहले अध्यक्ष कौन था, वर्तमान में कौन है, ये सारी बातें हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। यहाँ केवल हम संवैधानिक प्रावधान देख रहे हैं। तो 243 आई जो है इसमें राज्य वित्त आयोग का जिक्र है। राज्य वित्त आयोग जो है इसका जो गठन है, इसका गठन कौन करेगा, ध्यान रखना, इसका गठन करेगा गवर्नर या राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो इसका गठन करेगा, लेकिन इसकी शक्तियाँ क्या, इसकी संरचना रहेगी, इसके सदस्यों की क्या योग्यता रहेगी, इसका जो निर्धारण है ये किया जाएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा। राज्य विधानमंडल जो है वो इन बातों का निर्धारण करेगा, जबकि गठन कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। और ये अपनी जो रिपोर्ट है, ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राज्यपाल को। और राज्यपाल जो है वो इस रिपोर्ट को रखेगा किसके सम्मुख, विधान मंडल के सम्मुख इस रिपोर्ट को रखेगा। अब इसका कार्य क्या है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति किस प्रकार से मजबूत हो सके, राज्य की जो निधियां हैं, राज्य की जो निधि है उसमें क्या इसकी हिस्सेदारी वगैरह रहे, ये सारी जो सिफारिशें हैं वो करना इसका कार्य होता है। तो ये हमने बात कर ली है 243 आई की, जिसमें बात है आपके राज्य वित्त आयोग की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 243 आई के बाद हम बात करते हैं 243 जे की। तो अब इसमें 243 जो जे है इसमें है पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा। अब संपरीक्षा यदि अपन देखें तो अपने चक्र आ जाते हैं क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट के पंचायतों के जो जो भी लेखे जोखे हैं उनकी ऑडिट की जो बात है वो किस में, जे में। तो आप देखो कि पहले कर वसूली हुई है, फिर कर वसूली के बाद क्या रहेगा, कर वसूली के बाद में ऑडिट तो करेंगे। तो एच में हमने देखा कर वगैरह की बात है, करारोपण की बात है। और जे में किसकी बात हो गई है, पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा की बात हो गई या ऑडिट की बात होगी। और ऑडिट किस प्रकार से होगी, ऑडिट किस प्रकार से होगी ये तय करेगा कौन, विधान मंडल। विधान मंडल इस बात को तय कर सकता है कि भाई जो ऑडिट है ऑडिट किस प्रकार से होगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यदि हम बात करें जे, तो जे के बाद में जो आपके अनुच्छेद है 243 के,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा आई में बात है किसकी, इनकम की बात है, वित्त की बात है, ठीक है। फिर के जो है, के में बात है पंचायतों के निर्वाचन की जो बात है, पंचायतों के निर्वाचन की जो बात है वो किसमें आपके 243 के अंदर है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक है आपके राज्य निर्वाचन आयोग। अब यदि राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसके कार्य क्या रहेंगे, तो ये एक तो निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली जो है ये बनाना कार्य रहेगा किसका, राज्य निर्वाचन आयोग का। इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी स्तरों की जो पंचायत है उन पंचायतों की सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं चुनाव से संबंधित, चाहे नियंत्रण की बात हो, चाहे सुपरविजन की बात हो, या चुनाव करवाने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कार्य है तो वो करेगा कौन, आपके राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे एक बार ये पीएससी में प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज के चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं। प्रश्न था राज्यपाल के आदेश पर, राज्य सरकार के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा, और एक ऑप्शन था इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, और एक ऑप्शन था चुनाव आयोग के द्वारा। तो ध्यान रखना यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सभी स्तरों की पंचायतों के चुनाव करवाता है। ये हमारे किसके अंदर लिखा हुआ है, 243 के जो अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ये हम अलग से बात करेंगे इसके बारे में कि भाई राजस्थान में इसकी संरचना क्या है। जैसे राजस्थान में एक सदस्य है, केवल उसमें क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त ही है ना। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त तो जो है इसके हम देखते हैं नियुक्ति और पद की शर्तें और पद से हटाना। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख है वो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख रहता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, और इसकी जो नियुक्ति है इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ध्यान रखना आप, राज्यपाल इसकी नियुक्ति कर रहे हैं और इसके पद की जो शर्तें हैं वो निर्धारित कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन किस आधार पर, विधानमंडल जो विधि बनाए उस विधि के आधार पर राज्यपाल जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद की जो शर्तें हैं वो निर्धारित करता है। बहुत अच्छे से आप इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर इसको पद से हटाया कैसे जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसको पद से हटाने का जो तरीका है वह वही है जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाते हैं उसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। और आप जानते हैं कि हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको हटाने की जो कार्रवाई है अंतिम रूप से होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है कि राज्य सरकारें जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त पर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न डालें। इसके लिए इसको हटाने का जो तरीका है वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान रखा है। और आप जानते हैं हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको असमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर संसद अपने विशेष बहुमत के द्वारा हटा सकती है, जिसको अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और दूसरा, निर्वाचन आयुक्त जो है ये जब तक पद पर बना रहता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। ये एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान की हुई है राज्य निर्वाचन आयुक्त को, ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। तो ये 243 की हमने बात कर ली, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब हम बात करें 243 के बाद
243 एल, ये छोटे छोटे से हैं, 243 एल एम, 243 एन और 243 ओ लास्ट। तो 243 एल की यदि हम बात करें तो इसमें बात है कि राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र जो है वहाँ भी भाग 9 का, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र में भी भाग 9 के जो प्रावधान है उनको लागू कर सकता है संशोधन आदि के साथ भी। ये आपके एल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। कोई मैच करवाना वाला यदि प्रश्न आ जाए कि मिलवा ले आपसे, तब आपसे पूछा जाएगा, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर 243 एम जो है, यहाँ ये बात है कि कुछ जो स्टेट हैं उसमें क्या है कि भाग 9 जो है वो लागू नहीं है, या हम यूँ कहें कि जो अनुसूचित क्षेत्र है ये तय किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अनुसूचित क्षेत्रों में व जनजातीय क्षेत्रों में जो भाग 9 है, भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं 96 के अंदर पैसा एक्ट आता है, जिसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो अनुसूचित क्षेत्रों में इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे, ये लिखा हुआ है आपके 243 एम के अंदर। और हम देखते हैं यहाँ जो स्टेट हैं, एक आप देखें स्टेट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये जो स्टेट हैं इन स्टेट में भाग 9 के जो प्रावधान हैं वो लागू नहीं होते हैं। दूसरा आप देखो कि मणिपुर का जो पर्वतीय जो क्षेत्र है, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये लागू नहीं है। इसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल जो है, इसमें दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वहाँ भी इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं। और एक हमने बात की अभी अरुणाचल प्रदेश में भी आपके SC अनुसूचित जाति के आरक्षण के जो प्रावधान हैं वो वहाँ लागू नहीं होते हैं। ये 243 एम जो है ये आप ध्यान रख लेंगे। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में ये प्रावधान लागू नहीं है, और मणिपुर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ भी लागू नहीं है, और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वहाँ भी इसके प्रावधान लागू नहीं है। लेकिन संसद यदि चाहे तो इन क्षेत्रों में जो भाग 9 है उसको विस्तारित कर सकती है। फिर 243 एन जो है, यहाँ यदि हम बात करें तो आप देखो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि जो 73वां संविधान संशोधन है, ये जब किसी भी स्टेट में शुरू हो जाएगा तो इसके शुरू होने से एक वर्ष तक राज्य में जो पहले से पंचायती राज से संबंधित जो विधियां या जो रीतियां जो चली आ रही थी वो कंटिन्यू रहेगी, जो पहले से चला आ रहा था। जैसे आप देखेंगे राजस्थान की बात करें तो हमने बात की थी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर हमने देखा कि भाई राजस्थान में 59 में ही हमने पंचायत राज को लागू कर दिया था, है ना। तो इसमें कहा गया कि भाई 73वां संविधान संशोधन जब किसी भी स्टेट में शुरू हो जाएगा तो शुरू होने के 1 वर्ष तक, हम देखते हैं शुरू होने के 1 वर्ष तक उस स्टेट में जो पहले से पंचायत राज से संबंधित जो प्रावधान वगैरह चले आ रहे थे वो कंटिन्यू रहेंगे। फिर 243 ओ जो है, इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कि निर्वाचन से संबंधी किसी भी प्रकार का कोई मामला न्यायालय में, निर्वाचन से संबंधित यदि कोई मामला है तो वो न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। तो ये आप देखो हमने बात कर ली किसके बारे में, अनुच्छेद 243 ओ जो आपके अंतिम अनुच्छेद था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने बात की 243 की, 243 में हमने क्या देखा, परिभाषाएं थी। फिर हमने बात की 243 ए की
वहाँ हमने देखा कि जो ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा की शक्तियों की बात थी और ग्राम सभा के कार्यों की बात थी। फिर हमने देखा बी में हमने क्या पढ़ा, बी में हमने देखा कि भाई प्रत्येक स्तर पर हमने देखा पंचायत का गठन किया जाएगा, लेकिन मध्यवर्ती जो स्तर है उस पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा यदि वहाँ की जनसंख्या क्या है 20 लाख से कम है। फिर हमने डी में आरक्षण देखा, ई में हमने पंचायतों की अवधि देखी, एफ में हमने निर्योग्यताएँ देखी, फिर हमने जी में पंचायतों की, देखो वहाँ हमने जो 243 ए है वहाँ हमने ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य देखे, जबकि यहाँ 243 जी के अंदर हम बात कर रहे हैं पंचायतों की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व और इनके प्राधिकारों की हमने बात की है। ठीक है, फिर हमने जी के बाद हम देखते हैं एच में हमने देखा कि पंचायतों के करारोपण वगैरह की बात है। एच के बाद में हमने देखा के की हमने बात की, निर्वाचन से संबंधित जो मामले हैं वो देखे हमने। जे में हमने क्या देखा, जे में हमने पंचायतों में ऑडिट किस प्रकार से होगी हमने उसकी बात की। आई में हमने वित्त आयोग की हमने बात की। फिर हमने देखा कि एल में हमने देखा कि जो राष्ट्रपति है वो संघ राज्य क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। फिर आपके एम में हमने देखा कि भाई कुछ स्टेट है जहाँ इसके प्रावधान लागू नहीं है, कुछ क्षेत्र भी हैं। फिर हमने बात की एन की, एन में हमने देखा कि 73वां संविधान संशोधन किसी भी स्टेट में शुरू हो जाएगा तो शुरू होने के 1 वर्ष तक उस स्टेट में जो पहले जो भी प्रावधान चले आ रहे थे वो आपके लागू रहेंगे। फिर हमने लास्ट में देख लिया 243 ओ में हमने कह दिया है कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला जो है वो कोर्ट में नहीं जाएगा और राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा जो भी प्रक्रिया या संस्था या प्राधिकारी तय कर देगा वही उन मामलों को देखेगा। तो ये हमने संवैधानिक प्रावधान देखे। अगले वीडियो में जल्दी हम मिलते हैं।